हेलो क्लास, वेलकम टू आवर चैनल। ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट होने वाला है कि हम इस तरीके की वीडियो शूट कर रहे हैं और आप कमेंट सेक्शन में ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये बताएंगे कि ये वीडियो किस तरीके की है, आपको कैसा लगा, और आपके रिव्यूज का इंतजार रहेगा। हमारे चैनल का नाम वन टॉपिक है और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज क्लास 9th का एक टॉपिक, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ऑफकोर्स सिलेबस चेंज हो चुका है, लेकिन हम उसके पार्ट टू पार्ट एक हमारा खुद का नोट्स है, उसके जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए, बिना कोई और बकैती किए हुए हम डायरेक्ट क्लास पे आते हैं। ये हमारे नोट्स हैं, वन टॉपिक के नोट्स। ओके, और हमारे जैसा कि आपको पता है चैप्टर का नाम है इलेक्शंस। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे बदलाव है, मैंने ज्यादा से ज्यादा चीजों को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। वीडियो में बने रहें। इस क्लास में हम पढ़ने जाएंगे, मतलब इस क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रेड 9 के कुछ चीजें, जैसे इलेक्शंस, फैक्टर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस, इलेक्टोरल सिस्टम, डेलिमिशन कमीशन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, इंडिया में इलेक्शन कमीशन किस तरीके से काम करता है और उसका क्या रोल है, ये भी हम पढ़ेंगे। साथ में हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्टोरल रोल्स और एन्यूमरेटर्स, यानी किस तरीके से इलेक्शंस को करवाया जाता है, कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वोटर लिस्ट कैसे तैयार होती है, ये पूरा सीन हम देखने वाले हैं। और लास्ट में एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी रीड अबाउट पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में पार्टी सिस्टम कैसे चलता है, कोएलिशन गवर्नमेंट के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या कवर होगा? हमारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे काइंड ऑफ इलेक्शन, यानी इलेक्शन के टाइप्स, किस प्रकार का इलेक्शन होता है। लोकसभा के अलग इलेक्शन है, राज्यसभा के अलग इलेक्शन है, राष्ट्रपति का इलेक्शन अलग तरीके से होता है, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन अलग। तो यहां पे हर जगह इलेक्शन कमीशन का ही हाथ होता है। उसके अलावा इलेक्शंस क्या है, इस क्वेश्चन का जवाब हमें मिल जाएगा जब इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। साथ ही साथ टाइप ऑफ इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताएंगे, जो ये हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम इलेक्शन को करवाते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आप इसमें खत्म करेंगे। चैप्टर को शुरू करते हैं। एक बार मैं इसको मेथोडोलॉजी पढ़ा चुका हूं, मैं इसको रब कर देता हूं एंड देन वी विल स्टार्ट। क्लास की स्टार्टिंग में हम आज पढ़ने वाले हैं व्हाट आर इलेक्शंस। इलेक्शंस क्या होते हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। इलेक्शंस का मतलब है उसमें होंगे कंटेस्टेंट जो कॉन्टेस्ट करेंगे। इलेक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रतिभागी, हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिभागी, जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, या इसको हम पार्टिसिपेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम पॉलिटिकल की लैंग्वेज में उसको पार्टिसिपेंट नहीं कहते, हम उनको कहते हैं द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स वो लोग हैं जो इस चुनाव का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी रिप्रेजेंट करेंगे खुद को अपनी पार्टी की तरफ से। जैसे कोई भी XYZ, कोई बीजेपी की तरफ से है, कोई आम आदमी पार्टी की तरफ से है, या कोई भी रादर देन कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो, या जो खड़े होते हैं इन द स्टैंड ऑफ, मतलब अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया से वो चुनाव में हिस्सा लेते हैं, टू गेट पीपल सपोर्ट इन देयर फॉर्म ऑफ वोट, और लोग उन्हें वोट देते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, आप जानते ही होंगे इसके बारे में। उसके बाद द पॉलिटिकल पार्टी दैट विंस द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट फॉर्म्स द गवर्नमेंट। जो पार्टी जिसके सबसे ज्यादा वोट होते हैं उस वही क्या करती है, वोट को जीतेगी और उस सीट पे चुनाव जीत के वहां का लीडर खुद को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये किस तरीके से है? इसके भी दो टाइप है। इंडिया में दो तरीके के सिस्टम चलते हैं, एक होता है PR, पीपल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, और एक होता है FPTP सिस्टम। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। PR सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और FPTP के बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट पास द पोस्ट। PR का मतलब मैंने आपको क्या बताया? PR का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो जिनको हमने चुन के भेजा है वो नए लोगों को चुनते हैं। और यहां पे FPTP का मतलब है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। कहने का मतलब है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी एक लोकेलिटी ले लेते हैं, उसमें जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद एक कैंडिडेट को मिला 1 लाख वोट, और दूसरे कैंडिडेट मान लेते हैं हम
दूसरा कैंडिडेट जिसको 1,01,000 वोट मिला, यानी वो सिर्फ एक वोट से आगे है, फिर भी वो जीता हुआ माना जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया, अपने जो हराए हुए कैंडिडेट्स है उससे उसके ज्यादा वोट आए हैं। एफपीटीपी का सेम मतलब यही होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट। ठीक है, तो इलेक्शन के जब हम बात करेंगे इसके बारे में तो फिर हम देख लेंगे। आगे हम देखते हैं, तो हमने देखा कि पॉलिटिकल सिस्टम में जीतता कौन है, जिसके हाइयर नंबर ऑफ सीट्स होते हैं या हाइयर नंबर ऑफ वोट्स होते हैं। हाइयर नंबर ऑफ वोट वाला कैंडिडेट जीतेगा, और उसके बाद किसी व्यक्ति के जब ज्यादा कैंडिडेट होंगे, ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे, तो उसका क्या सीन है, वो पार्टी क्या बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी, वो पार्टी सरकार बनाएगी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है, इलेक्शन पे डिपेंड है। इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये उठता है कि हमें इलेक्शन की जरूरत ही क्यों है? क्यों नहीं कोई भी व्यक्ति जो है खड़ा होकर डायरेक्टली अपने आप को हेड बना मान ले, या जो पैसों में पावरफुल हो। अगर इस तरीके से होगा तो सिर्फ पैसे वाले और पावरफुल लोग ही क्या करेंगे, सत्ता को संभालेंगे, यानी राजनीति और गवर्नमेंट को संभालने का काम करेंगे। आम लोगों को, या जो लोग नहीं पढ़ लिख पाए या जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, वो लोग कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये एक डिमेरिट है। इसलिए गवर्नमेंट में सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं। व्हाई डू वी नीड इलेक्शन? इलेक्शन की जरूरत क्यों है? इलेक्शन हमें हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी इलेक्शन से हम ये तय कर पाते हैं कि हमारे ऊपर कौन शासन करेगा, कौन हमारे ऊपर रूल करेगा और कौन हमारे लिए रूल बनाएगा। ठीक है, तो हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन, सत्ता को चलाने में मदद करता है। रेगुलर इलेक्शन हेल्प इन चेंजिंग एन अनसेटिस्फैक्टरी गवर्नमेंट। मान लीजिए कि इस समय की गवर्नमेंट आपको लगता है काम नहीं कर रही है, तो उस समय आप क्या करेंगे? क्या उसको भुगतते रहेंगे? नहीं ना। समय समय पे इलेक्शन होता रहेगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट इज इंपैक्ट? इंपैक्ट ये पड़ेगा कि गवर्नमेंट को डर रहेगा, अगर मैंने काम नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम मुझे हरा दिया जाएगा। जैसे आप दिल्ली का ही ले लो, इस समय मैं दिल्ली में, तो दिल्ली से क्या सीन है कि पिछली बार लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी ने उतना अच्छा काम नहीं किया तो बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टाइम अगर लगेगा कि बीजेपी ने काम नहीं किया है तो फिर वोट को बदल दिया जाएगा। तो इलेक्शन की जरूरत क्यों होती है? पुराने बंदे को डिलीट करना है और नए बंदे को लेके आना है, नए बंदों को मौका देना है, इसलिए भी इलेक्शन जरूरी है। उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, रेगुलर इलेक्शन नए बंदों को स्पेस देता है। नए बंदे आते हैं और फिर पुराने बंदे जो काम नहीं कर रहे हैं उनको हटा दिया जाता है, स्पेस फॉर न्यू आइडियाज। और अगर नए लोग आते हैं तो नए आइडियाज भी लेके आते हैं, बहुत सीधी सी बात है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल। जिन लोगों को हमने चुन के भेजा है, ऐसा माना जाता है कि वो अकाउंटेबल होंगे, यानी उत्तरदायी होंगे, वो जवाब देंगे, यानी जो भी काम वो करेंगे उनको उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। वो काम अगर गलत है तो उसका जवाब देना पड़ेगा, इसलिए भी इलेक्शन जरूरी है। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इलेक्शंस। और डेमोक्रेसी, देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, बहुत सिंपल सी चीज है। तो इस डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों को शासन होता है, लोग चुनते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, और अगर लोगों को चुनने का अधिकार ही नहीं मिलेगा तो इलेक्शन किस बात का, इलेक्शन का कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, लोगों के पास ऑप्शंस होने चाहिए चुनने के लिए। अगर एक बंदा काम नहीं कर रहा है तो फिर दूसरे को वोट देना। तो कुछ इसी तरीके की बात है यहाँ पे, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इलेक्शन, और डेमोक्रेसी बिना इलेक्शन के तो नामुमकिन सी बात है, उसका होना संभव ही नहीं है। तो इलेक्शन के होगा तो डेमोक्रेसी का होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, नेक्स्ट टॉपिक। अब इलेक्शन की बात तो हो गई, लेकिन ये इलेक्शन करवाता कौन है? इलेक्शन करवाने के लिए एक कमीशन की स्थापना कर दी गई थी 1951 में। 1951 में, शायद डेट में थोड़ी कंफ्यूजन है, 50-51, मैं करेक्ट करके आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसी वक्त इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी, ईसीआई इसको बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले जो व्यक्ति थे जिनको इसका हेड बनाया गया वो है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जी को इसका पहला हेड बनाया गया और पहली जिम्मेदारी दी गई इलेक्शन करवाने की। आपको मालूम होगा पहले जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें कांग्रेस पार्टी की बहुत भारी मतों से जीत हुई थी। ज्यादा वोट तो नहीं डले थे, लेकिन कांग्रेस अगले कई सालों तक के लिए रिप्रेजेंट कर रही थी इंडिया को। ठीक है, इस समय कौन है?
प्रेजेंट में अगर बात करें, करंट अफेयर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। प्रेजेंट टाइम पे इलेक्शन कमिश्नर ईसीआई के हेड कौन है? ईसीआई के हेड हैं श्री ज्ञानेश कुमार जी, श्री ज्ञानेश कुमार जी, ठीक है। ये अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम क्या करता है? देखो, जैसा मैंने बताया 1950 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। ये एक ऐसी बॉडी है, बॉडी इंडिपेंडेंट बॉडी। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मेरी बॉडी है, इस पे किसी और का कब्जा नहीं रहेगा, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी, यानी आत्मनिर्भर। मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूं, मेरे पे किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी और बड़ी पोस्ट जो मेरे से ऊपर है या किसी जज, किसी का भी मेरे पे कोई अधिकार नहीं है, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूं। तो इलेक्शन कमीशन का भी कुछ इसी तरीके से फंडा है। उनको किसी भी और गवर्नमेंट से एकदम फ्री रखा गया है, उन पे कंट्रोल नहीं रहता है। मेन तो चीज ये है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि मान लीजिए अगर इलेक्शन कमीशन जो है अगर किसी के कंट्रोल में रहेगी तो उसके फैसले बदल जाएंगे, चुनाव में धांधली और चोरी हो सकती है। तो इस तरीके की चीजों के कारण इसे एक फ्री बॉडी रखा गया है। और ताकि ये क्यों रखा गया है? ताकि ये एक फ्री और फेयर इलेक्शन करवा सके, ठीक है। फ्री और फेयर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इलेक्शन जिसके लिए किसी को पैसे ना देने पड़े हों, जीतने के लिए या जितवाने के लिए। देखो, आपके मन में भी चल रहा होगा कि वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन क्योंकि देखो बुक में हम ये चीजें नहीं लिख सकते, जब हम इलेक्शन कमीशन के डिमेरिट्स पढ़ेंगे या इलेक्शन के डिमेरिट्स पढ़ेंगे, उस दौरान हम इस चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तो हम ये मान के चलेंगे कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना। ओके, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है 3 चीजों के लिए, 4 चीजों के लिए। पहला पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हम जानते हैं, पार्लियामेंट के 2 सेशंस होते हैं, एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। अपर हाउस और लोअर हाउस में हम इसको बांटते हैं। इसके भी इलेक्शन कौन करवाता है? ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। एक बार पॉज करना। आपको ये पता चल गया होगा, पार्लियामेंट के 2 पार्ट हैं, एक तो है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। इन दोनों के ही इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर। देखो, जिस तरीके से सेंट्रल का अपना होता है उसी तरीके से स्टेट में भी लेजिस्लेचर्स होते हैं, लेजिस्लेचर्स होते हैं, ठीक है। यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं बच्चे राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा के भी 2 पार्ट हैं, एक से सेलेक्ट होते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक से सेलेक्ट होते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन दोनों का इलेक्शन, इसको मैं थोड़ा सा हल्का कर देता हूं। एक इलेक्शन आप जानते होंगे एमसीडी का इलेक्शन बोलते हैं हम लोकल भाषा में, और गांव के इलाकों में हम इसे बोलते हैं पंचायत का इलेक्शन, ठीक है। तो ये लोकल वाला हो गया। और दूसरा जो हो गया ये है एमएलए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए साहब आप जानते होंगे, पहले लाल बत्ती मिली हुई थी, अब छीन ली गई है, ठीक है। वो रुतबा छीन लिया गया है एमएलए का। तो स्टेट लेजिस्लेचर के 2 इलेक्शन हो गए। उसके अलावा प्रेसिडेंट के ऑफिस के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के ऑफिस में जो प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होता है उसका भी, लेकिन उसमें हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते। पार्टिसिपेट कौन करता है? हमने जो मेंबर चुने हैं लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं, उनके जरिए चुना जाता है प्रेसिडेंट को। तो उसका भी इलेक्शन जो है वो कौन करवाता है? ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट को भी हम जानते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी करवाया जाता है। अच्छा, आपके लिए 2 क्वेश्चन है, एक तो आपको बताना है कि इस समय के प्रेसिडेंट कौन है और इस समय के वाइस प्रेसिडेंट कौन है। कमेंट सेक्शन में वीडियो को देखते देखते टाइप कर दें अगर आपके नॉलेज में है, तो नहीं है तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे अगर आपको नहीं मालूम तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या सीन है इधर? इलेक्शन कमीशन बना कैसे है? हमने पढ़ लिया इलेक्शन कमीशन का काम क्या करता है, उसके पहले हेड कौन थे, अभी का हेड उसमें कौन है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब ये जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्शन कमीशन का काम डिसाइड करना, या ये कंपोजिशन कैसे बना है ये डिसाइड करना, यानी इसको बनाने के लिए क्या क्या सीन है। ईसीआई, देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेड मान लेते हैं। ईसीआई का हेड जो होता है उसको हम बोलते हैं, इसके हेड को बोलते हैं बच्चे सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 चीजें बात को ध्यान रखनी है। पहला जो आपको ध्यान रखना है, पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था सुकुमार सेन जी, और अभी इस समय पे जो हाल फिलहाल में है
वो है ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। तो ईसीआई का जो हेड होता है उसको बोलते हैं हम सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ग्रेट। फिर उसके अलावा उसके अंडर में दो और काम करते हैं, उनको भी टू अदर कमिश्नर्स इज द सीईसी, इनको हम इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम से जानते हैं। खास बात क्या है? खास बात यह है कि जब भी ये पोस्ट खाली होती है तो इन्हीं दोनों में से किसी एक को इधर इलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन एक हेड होगा, उसके नीचे दो उसकी हेल्प करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्त किया जाएगा। दूसरी बात, अब यहां पे समझने वाली बात क्या है बच्चे? समझने वाली बात मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए इलेक्शन कमिश्नर का जो है सिलेक्शन होना है, किस बंदे को रखा जाए। वैसे तो ज्यादातर ये कौन होते हैं? आईएसआई पे मतलब बड़े लेवल के आईएएस, सेक्रेटरीट पोस्ट के आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं। इनका सीन क्या है? दो बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। पहली बात क्या है? पहली बात यह है 6 साल, 6 इयर्स या फिर 65 एज, 6 इयर्स या 65 एज, ये आपको ध्यान रखना है। 6 साल के लिए इलेक्ट किए जाएंगे या फिर इनकी उम्र 65 तक की होगी। अब मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई बंदा जो है, कोई इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट किया गया और वो 62 ईयर का है, तो अब वो 6 साल के लिए नहीं रह सकता है। एज वाले क्राइटेरिया में हम ये देखेंगे 65, तो वो सिर्फ 3 साल तक ही रह पाएगा और उसके बाद रिटायर हो जाएगा। कभी कभी कुछ कुछ कंडीशंस में उनके क्राइटेरिया को, काम करने के क्राइटेरिया को बढ़ा दिया जाता है। वो एक्सेप्शन है, जब आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी करेंगे उस दौरान आपको पढ़ाया जाएगा। अभी पढ़ाऊंगा तो बोरियत हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने बताया कि मान लो किसी की एज अभी 62 है और वो उसको इलेक्शन कमीशनर बनाया गया, तो 65 की एज में रिटायर होगा। मान लो अगर उम्र 64 है तो फिर वो 1 साल ही रह पाएगा, क्योंकि एज वाले क्राइटेरिया में 1 साल ही है। अब मान लो कि कोई बंदा, वैसे होते तो नहीं है, बहुत रेयर केसेस हैं, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर बनते बनते आपकी उम्र जो है ना लगभग 60 क्रॉस कर ही जाती है। अभी तक तो यही रिकॉर्ड चल रहा है, लेकिन फिर भी हम एक्सेप्शंस में मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 58 ईयर्स का है और उसको इलेक्शन कमिश्नर बना लिया गया, तो अब अगर वो 65 तक रहेगा तो बच्चे 7 साल हो जाएगा वो। लेकिन ईयर के हिसाब से क्या क्राइटेरिया है? सिर्फ 6 साल तक रहेगा। तो ये 58 वाला 64 में रिटायर हो जाएगा या किसी और पोस्ट पे इसको भेज दिया जाएगा इस व्यक्ति को। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। उम्मीद है समझ आया होगा आपको। तो एज का क्राइटेरिया 6 साल और 65 साल इसका रहता है। ओके, ये वाला टॉपिक भी हो गया हमारा। जो इन दोनों में से पहले आ जाए, अगर 65 ईयर की एज उसकी पहले आ गई तो रिटायर, अगर 6 ईयर पहले कंप्लीट हो गए तो रिटायर। ओके, देयर कंडीशन ऑफ सर्विस कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज। अपने फायदे या नुकसान के लिए ये अपनी सर्विस को नहीं बदल सकते। अपना फायदा, अपनी जेब भरने के लिए ये कोई भी काम नहीं करेंगे। उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय द सेम ग्राउंड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हटाने का प्रोसीजर, मान लो बंदे ने कोई धांधली कर दी और इस पोस्ट से इसको हटाना है, तो बहुत पेचीदा है, मतलब हटाना मुश्किल है। क्योंकि देखो, अगर हटाने का सीन होगा तो कोई भी गवर्नमेंट का आदमी इसको धमकी दे देगा कि भाई तू काम मेरे लिए कर, नहीं तो मैं तेरे को हटा दूंगा। तो इसका जो सीन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कैसे है? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, ठीक उसी तरीके से सीजीआई लिखना था मुझे यहां पे। ठीक है, तो सीजीआई को जिस तरीके से हटाया जाता है उसी तरीके से। तो उसका प्रोसीजर का नाम क्या है? नाम मैं बता देता हूं आपको। इस प्रोसेस को कहते हैं इंपीचमेंट। हिंदी वालों के लिए, हिंदी वाले ध्यान रखेंगे, हिंदी वालों के लिए कहते हैं इस प्रोसेस को महाभियोग। महाभियोग बड़ा लंबा और पेचीदा प्रोसेस है इसको हटाने का। आपको लोकसभा, राज्यसभा और अलग अलग जगह पे इसके लिए बिल पास करवाना पड़ेगा। उससे पहले इनको सूचना देनी पड़ेगी, मतलब एक दिन डिसाइड होता है, फिर एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। हम उस पर नहीं जाएंगे, हमारी क्लास के सिलेबस में है नहीं। हम सिर्फ इतना जानेंगे कि इंपीचमेंट का प्रोसेस चलाया जाता है किसके ऊपर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटाने के लिए। ठीक है, इंपीचमेंट का प्रोसेस। ओके, लास्ट, सेकंड लास्ट क्या है? रीजनल कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड। अच्छा, एक और बात है, मान लो मैंने कहा ईसीआई जो है बच्चे, यानी जो सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अब वो पूरे इंडिया का एक है, पर वो हर स्टेट में ज्यादा के इलेक्शन तो नहीं करवाएगा, उसको हेल्प चाहिए। तो हर स्टेट में उसकी हेल्प के लिए इलेक्शनल कमिश्नर होते हैं। जैसे कि दिल्ली का इलेक्शन कमिश्नर अलग होगा, यूपी का इलेक्शन कमिश्नर अलग होगा,
जितने भी स्टेट वाइज हैं उनको कैटेगराइज कर दिया गया है अलग अलग तरीके से। सभी जगह पे इलेक्शन कमिश्नर अलग अलग होते हैं, लेकिन इन सभी का हेड उसको सीईसी बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और ये किसके अंदर में है सारे, ये सारे के सारे हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के अंदर में। ओके ग्रेट। लास्ट क्या है, दे हेल्प द इलेक्शन कमीशन परफॉर्म देयर ड्यूटीज, यानी जो ईसी होते हैं ये सीईसी की हेल्प करते हैं। स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हेड वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हेल्प करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, बेटर है, काफी आसान शब्दों का इस्तेमाल किया है मैंने। ये हमारा हो चुका है। ओके ग्रेट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे फंक्शंस क्या है इलेक्शन कमीशनर के, किस तरीके से काम करते हैं इलेक्शन कमीशन, और इसके आगे की चीज। तो होपफुली आप इसको प्रमोट करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। और अभी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो वो भी आप हमें बताएंगे, इस चीज को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए वन टॉपिक। थैंक यू। और इस नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वन टॉपिक।